नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। आज सावन मास की शिवरात्रि है और शिवरात्रि के मौके पर भगवान शिव के मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। लोग लंबी लंबी कतारों में लगकर भगवान शिव का जलाभिषेक कर रहे हैं और भगवान भोलेनाथ की आराधना करते हुए नजर आ रहे हैं। हरिद्वार के दक्षेश्वर महादेव मंदिर में भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिल रहा है, जहां पर श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है और दक्षेश्वर महादेव मंदिर को भगवान शिव की ससुराल कहा जाता है। मान्यता है कि श्रावण के महीने में भगवान शिव दक्षेश्वर मंदिर में ही विराजमान रहते हैं और इसलिए यहां दूर दूर से श्रद्धालु पहुंचकर भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं। तो ये नज़ारा दक्षेश्वर मंदिर का, जिसे भगवान भोलेनाथ की ससुराल कहा जाता है, और इस मंदिर को लेकर ऐसी मान्यता है कि सावन के महीने में यहाँ पर भोलेनाथ विराजमान रहते हैं और इसीलिए दूर दूर से जो श्रद्धालु हैं वो श्रावण के महीने में इस मंदिर में दर्शन के लिए जरूर पहुंचते हैं और जलाभिषेक करते हुए नजर आते हैं। श्रावण का महीना है और भगवान श्रावण के महीने में अपनी ससुराल में ही निवास करते हैं। ये महादेव भगवान भोलेनाथ की ससुराल है कनखल, और भगवान को उनके ससुर के नाम से जाना जाता है दक्षेश्वर। दूर दूर से लोग चूँकि यहाँ पर इसलिए आते हैं कि भगवान ने अपने ससुर एवं सभी देवी देवताओं को ये वरदान दिया था कि श्रावण के महीने में मैं अपनी ससुराल में ही निवास किया करूँगा। इस कारण दूर दूर से लोग, भगवान शिव यहाँ मौजूद हैं, उनकी उपस्थिति यहाँ मौजूद है, इसलिए उनकी उपस्थिति में उनके ऊपर गंगा जल से अभिषेक करने के लिए दूर दूर से लोग। सर तो बहुत भीड़ होती है। शिवरात्रि में इतनी भीड़ होती है कि पैर रखने की भी जगह नहीं होती है यहाँ पर। कैसे दर्शन हो रहे हैं, कितना आनंद आ रहा है? दर्शन आनंद है सर, यहाँ तो सुबह शाम आते रहते हैं हम तो। बहुत अच्छी तरीक़ा से दर्शन होता रहता है सर, मज़ा आता है। तो मतलब लोग रखते हैं वो आते भी हैं यहाँ पे सोमवार में। अभी जैसे सोमवार आएगा तो उसमें भी काफ़ी लोग आते भी हैं यहाँ पे, इसलिए जिन्होंने रखे होंगे, वैसे भी आते हैं सावन के सोमवार की वजह से भी। शिवरात्रि के मौके पर अच्छी भीड़ यहाँ पर है। हाँ जी। और दर्शन करने में किस तरह से यहाँ पर दर्शन ठीक हो रहे हैं? हाँ, आसानी से हो रहे हैं, जल भी ठीक से चढ़ गया। अंदर थोड़ी भीड़ है, बाहर तो नहीं है, धीरे धीरे बढ़ रही है। पर दक्षेश्वर मंदिर यहाँ पर दूर दूर से लोग आते हैं। हाँ जी, काफ़ी दूर से आज भी आए हुए हैं। मैंने अंदर देखे, काफ़ी गुजरात वगैरह से आए हुए हैं काफ़ी। इस बार थोड़ा ठीक से दर्शन हो गए, पिछली बार तो बिल्कुल दर्शन ठीक से हो ही नहीं पा रहे थे। इस बार अच्छे से हो गए हैं थोड़े दर्शन। इसकी महत्ता क्या होती है? इसकी महत्ता ये होती है कि मतलब शंकर भगवान की बारात कही जाती है आज, ठीक है। शंकर भगवान की बारात निकली थी, ऐसा कहा जाता है। इसका बहुत पुराना महत्व है। दक्षेश्वर महादेव का सबसे पुराना महत्व है। हरिद्वार में सबसे पुराना मंदिर माना जाता है ये, इसी से हरिद्वार की महत्ता है। इसलिए कि हमेशा यहाँ दूर दूर से लोग आते हैं। हम भी मतलब हर बार यहीं पे आते हैं। तो ये है दक्षेश्वर महादेव मंदिर का नजारा, जहां पर भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं और भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करते हुए नजर आ रहे हैं। भक्तों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई नजर आ रही हैं और सभी भोले के भक्त अपने भोले का जलाभिषेक करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आज श्रावण मास की शिवरात्रि है और शिवरात्रि के दौरान जलाभिषेक करने का अपना ही एक अलग विशेष महत्व होता है। और इस मंदिर का महत्व यह है कि इसे भगवान भोलेनाथ की ससुराल कहा जाता है और लोगों की मान्यता है, वहीं पुजारी जी का भी ये कहना है कि ये भगवान शिव का ससुराल माना जाता है और भगवान भोलेनाथ सावन के महीने में इस मंदिर में विराजमान रहते हैं। और अधिक बातचीत के लिए हमारे साथ विकास जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी। तो विकास, जैसा कि भोले के हर मंदिर में आज भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, श्रावण मास की शिवरात्रि है, तो भक्तों में कितना ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है? आप कौन से मंदिर में मौजूद हैं और आसपास के मंदिरों में क्या कुछ हाल? बिल्कुल मनीषा, इसको पूरा मौजूद भोले के ससुराल महादेव मंदिर यानी करीब 700 रुपये आपको बताना चाहूँगा। सुबह 3 बजे से यानी कि तरीके से जो यहाँ पर जो फ्यू भक्त लगातार लाइन में लगकर प्रतीक्षा कर रहे हैं कि शंकर भोले को जो जलाभिषेक करे। हालांकि यहाँ की जो मान्यता है, श्रावण मास के पूरे महीने से शंकर भगवान अपनी ससुराल में यहीं पर जो है विराजमान रहते हैं और यहाँ की जो मान्यता यहीं से पूरी शक्ति का संचालन करते हैं। और यही वजह से आज लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु लगातार यहाँ पे जो है गंगा जल लेकर जो है प्रतीक्षा करे अपनी वारी को। सभी जो है सुबह से यहाँ पर जो शिव भक्त है वो जलाभिषेक करने के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं। आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगा, आपको जो तस्वीर है वो आप देख सकते हैं। तो जितने भी शिव भक्त यहाँ पर पहुंचे हैं, कहीं ना कहीं सभी जो है माँ गंगा का फिर जल लेकर आत्मा जो है शिवशंकर भोले के जो जलाभिषेक करे। हालांकि आगे जो मान्यता है, जो आज के दिन शिवशंकर भोले को जलाभिषेक करता है, पूजा पाठ करते, कहीं ना कहीं सभी जो उन्होंने कहा कि शंकर भगवान सभी से जो है शुरू करता है। और खासकर आप देखते हैं कि बच्चे, महिला है, जो बुजुर्ग है, वो भी जो है शंकर भगवान को जलाभिषेक करने के लिए
दत्तेश्वर महादेव मंदिर कलकल में जो है पहुंच रहे, और यहाँ से जो है सुबह से लगभग 3 बजे से जो है श्रद्धालु पहुंचने शुरू हो गए थे। की हम बात करें तो चाकचो में जहाँ पर जो सुरक्षा व्यवस्था अफवाह प्रशासन द्वारा किए गए चप्पे चप्पर में जो है उत्तराखंड पुलिस और जो महिला पुलिस है वो भी यहाँ पर तैनात किए गए ताकि सुरक्षा को लेकर कोई भी किसी प्रकार की चुप ना हो। और लगातार जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे और कहीं न कहीं यहाँ की जो मान्यता है कैलाश पर्वत के बाद श्री शंकर भगवान कहीं विराजमान रहते हैं तो वही वो दक्षिणेश्वर महादेव मंदिर है। हालांकि उन्होंने अपने सूचित राजा को जो है वचन दिया था कि वो सावन के पूरे महीने यहाँ पर ही विराजमान रहेंगे और यहीं से सृष्टि का संचालन करें। यही वजह की दूर दूर से जो श्रद्धालु यहाँ पर श्री शंकर भगवान को जलाभिषेक करने आते हैं तो कहीं न कहीं तमाम जो मंदिर की व्यवस्था है वो पूरी तरह से चाकचो में यहाँ पर एक दिन पहले कर ली गई और प्रशासन के साथ मिलते रहे। मनीषा बिल्कुल विकास, तो जैसा कि आपने तस्वीरें भी दिखाई और तस्वीरों में भी हम साफ तौर पर देख सकते हैं कि मंदिर में इस वक्त श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और भारी संख्या में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। पुलिस प्रशासन की व्यवस्था भी चाक चौबंद नजर आ रही है। जो पूरी तरह से तमाम जो तैयार है मंदिर प्रशासन द्वारा पूरी कर ली जाती है। हालांकि जो शिव भक्त लगातार जो है लाखों की संख्या में दत्तेश्वर महादेव मंदिर पहुंचे हैं। यहाँ की जो मान्यता है यहाँ पर काफी जो है काफी वर्षों से जो यहाँ पर मान्यता है और लगभग जो यहाँ पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु जलाभिषेक यहाँ पर कर रहे हैं। हालांकि यहाँ की जो मान्यता है जो आज पूजा पाठ जो बेलपत्र जो तमाम जो दूध है जो जल है वो आज शिव को जलाभिषेक कर रहे हैं मुकाबला शुरू होती है और सुबह से यहाँ पर भक्तों का तांता लगा हुआ है। हालांकि हरिद्वार की हम बात करें तो जो करोड़ों की संख्या में जितने भक्त यहाँ पर पहुंचे मां गंगा जलाभिषेक लेकर यहाँ से रवाना हुए हैं। हालांकि यह जो संख्या 4 करोड़ से ज्यादा पहुंच चुके हैं और अभी भी जो शिव भक्त लगातार उनका रहना फिलहाल हरिद्वार से अपनी गंतव्य की ओर यहाँ से निकल रहा है। लगातार जो प्रशासन है वो भी कभी उसके जो उनके यहाँ से रवाना कर रहा है। तो ऐसा में जो है तमाम जो शिवालय है हरिद्वार हरिद्वार वहाँ पर जो सभी जगह अपने भक्तों का तांता लगा है और सभी जो है सुबह से ही शंकर भोले को जो है जलाभिषेक कर रहे हैं। तो यही वजह की लाखों की संख्या में लगातार भक्त श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे कहने के यहाँ की जो मान्यता है यहाँ का जो पवित्र व्यवस्था यहाँ का माना जाता है। और साफ तौर पर मैं आपको बता दूं यहाँ के जो मंदिर की जो प्रशासन है उनके द्वारा तमाम तैयारियां शुरू की गई और लगातार जो शिव भक्त है वो भी लाइन में लगकर यहाँ पर जो शिव शंकर भोले को जो है जलाभिषेक कर रहे हैं और लगातार जो प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो ऐसा में जो है अभी भी जो है शिव भक्त आगे शुरू हो रहे हैं। ट्रेन का भी फिलहाल 1 बजने वाला है और ये जो मंदिर प्रशासन के द्वारा जो व्यवस्था की गई चाकचो में यहाँ पर की गई है काफी लंबी लाइन में जो यहाँ पर शिव भक्त जो है जलाभिषेक करने पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में जो है तमाम जो मंदिर प्रशासन है तमाम जो शिव भक्त यहाँ पर फिलहाल पूरी तरह से तांता लगा हुआ है। तो सुबह से जो जलाभिषेक यहाँ पर करने पहुंच रहे हैं और आपको मैं बता दूं तहसील मार्केटिंग द्वारा देखना चाहूंगा मनीषा साफ तौर पर आप देख सकते हैं ये दत्तेश्वर महादेव मंदिर शिव शंकर भोले की प्रोग्राम में यहाँ पर मौजूद है और तमाम जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ लगातार जो है जो शिव भक्त है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं शिव शंकर भोले को जलाभिषेक कर रहे हैं। ठीक है, जो शिव भक्त बिल्कुल ठीक है विकास। तो इस तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बम बम बोले के जयकारे लगते हुए नजर आ रहे हैं और मंदिरों में काफी ज्यादा श्रद्धालुओं में उत्साह देखा जा रहा है। वहीं हरिद्वार में एसएसपी अजय सिंह की मुस्तैदी से विश्व प्रसिद्ध हरिद्वार कांवड़ मेला भी सकुशल संपन्न हो चुका है और बताना चाहेंगे कि पूरे कांवड़ मेले के दौरान एसएसपी ने धरातल पर उतरकर काम किया। साथ ही मेले में कांवड़ियों के साथ ही लोगों की सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखा गया। वहीं अब मेला समाप्त हो चुका है जिस पर हरिद्वार वासी एसएसपी समेत पूरे प्रशासन का धन्यवाद कर रहे हैं। तो कांवड़ मेला सकुशल संपन्न हो चुका है और इसके लिए सभी लोग एसएसपी का धन्यवाद करते हुए इसलिए नजर आ रहे हैं कि कांवड़ मेले के दौरान उन्होंने धरातल पर उतरकर काम किया और वो लोगों की सुरक्षा के लिए मुस्तैद रहे। उधर ग्राम विकास मंत्री गणेश जोशी ने विधानसभा स्थित कार्यालय कक्ष में पीएमजीएसवाई के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है और इस दौरान मंत्री ने अधिकारियों को बंद सड़कों को प्राथमिकता के आधार पर खोलने के निर्देश दिए। बैठक में मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि भारी बारिश होने की वजह से पीएमजीएसवाई के अंतर्गत आने वाली 198 सड़कें बंद हैं, जिसमें गढ़वाल की 137 और कुमाऊं की 61 सड़कें शामिल हैं और इन्हें जल्द से जल्द खोलने का प्रयास किया जा रहा है।
उधर उत्तराखंड में कांग्रेस नेता राहुल गांधी पदयात्रा करेंगे और आपको बता दें कि आगामी दिनों में कांग्रेस नेता राहुल गांधी उत्तराखंड में 10 दिवसीय यात्रा पर पहुंचेंगे। इस दौरान कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा भी राहुल गांधी के साथ इस पदयात्रा में शामिल होंगी। वहीं इस पदयात्रा को लेकर बीजेपी लगातार कांग्रेस पर फप्तियां कसती हुई नजर आ रही है। भाजपा के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम ने कहा है कि कांग्रेस ये लड़ाई अपना वजूद बचाने के लिए कर रही है और हम प्रदेश के नागरिकों को बचाने का काम कर रहे हैं। वो कांग्रेस को बचाने की बात कर रहे हैं, हम उत्तराखंड के नागरिकों को बचाने की बात कर रहे हैं, इतना ही फर्क है सर। वो कांग्रेस को बचाने की बात कर रहे हैं, हम उत्तराखंड के नागरिकों को बचाने की बात कर रहे हैं, इतना ही फर्क है सर। वो कांग्रेस को बचाने की बात कर रहे हैं, हम उत्तराखंड के नागरिकों को बचाने की बात कर रहे हैं, इतना ही फर्क है सर। वो कांग्रेस को बचाने की बात कर रहे हैं, हम उत्तराखंड के नागरिकों को बचाने की बात कर रहे हैं, इतना ही फर्क है सर। कांग्रेस को अग्निवीर विषय को लेकर जो उनके कार्यक्रम उसको खड़ जवाब देने के लिए कल हमारे प्रदेश के प्रवक्ता हमारे कर्नल अजय कोठाल जी और सौर्य डोभाल जी ये कल मीडिया में अपना विषय रखेंगे और इसका जो महत्व है, और खासतौर में इस रूप में इसे कहूँगा कि उत्तराखंड के अंदर इस प्रकार का माहौल तैयार करके यहाँ के बेरोजगारों के साथ छल करने का कांग्रेस करने जा रही है, इसलिए उसका पटाक्षेप उसके बारे में ठीक प्रकार की जानकारी कल की प्रेस में। आभारी हैं अपने केंद्रीय नेतृत्व का कि कल 4 घंटे चली मैराथन बैठक से जो निकल कर आया वो निश्चित रूप से 2024 का मार्ग प्रशस्त करने वाला था। वो एक रोड मैप था जिस पे कांग्रेस को आगे चलना है। कमियों पर भी मंथन हुआ कि कहाँ कौन सी कोर कसर छूट जा रही है कि जनता तक हम अपनी बातें नहीं पहुँचा पा रहे हैं। हम 2 विधानसभा चुनाव लगातार हारी हुई पार्टी हैं। ऐसे में निश्चित रूप से अब सचेत रहने की ज़रूरत है, चुनौतियां का सामना करने की ज़रूरत है और काफ़ी सारी बातों पर वहां चर्चा हुई। अग्निवीर योजना से जो नुकसान उत्तराखंड के युवाओं को हो रहा है, जिस तरह से महिला अपराध में उत्तराखंड अग्रणीय राज्य बनता जा रहा है देवभूमि कहलाने के बावजूद, जिस तरह से भर्ती घोटालों में यहाँ युवाओं का उत्पीड़न हो रहा है, उन सारी बातों पर व्यापक चर्चा हुई और इस बात पर निष्कर्ष निकला कि 10 दिन की यात्रा पर माननीय श्री राहुल गांधी जी उत्तराखंड आएंगे। उनको ज्वाइन करेंगी हमारी महासचिव श्रीमती प्रियंका वाड्रा जी भी और ऐसे में मुझे लगता है कि ये एक मील का पत्थर ये यात्रा साबित होगी कांग्रेस को प्रदेश में पुनर्स्थापित करने के लिए और 2024 में हमें भारी जीत केंद्र में दिलाने के लिए। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए यशराज आनंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो यशराज, जैसा कि राहुल गांधी प्रदेश का रुख करने वाले हैं, 10 दिवसीय यात्रा पर आने वाले हैं, ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी में अब जमकर तनातनी देखने को मिली है। वहीं बीजेपी प्रवक्ता ने तो ये सब भी कह दिया है कि कांग्रेस अपना वजूद बचाने के लिए काम कर रही है, वहीं हम प्रदेश के नागरिकों को बचाने का काम कर रहे हैं। मैं बताना चाह रहा हूँ कि मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में 10 दिवसीय बैठक कांग्रेस की संपन्न हुई दिल्ली में। तो वहीं उसके बाद इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय भी दिए गए। इस महत्वपूर्ण निर्णय में सबसे महत्वपूर्ण निर्णय यह लिया गया कि राहुल गांधी 10 दिवसीय पद यात्रा पर उत्तराखंड आएंगे और साथ ही साथ जनसंवाद भी करेंगे। इस जनसंवाद के कार्यक्रम में वो अग्निपथ और साथ ही साथ उत्तराखंड से जुड़े तमाम अहम मुद्दों को उठाएंगे, जिस पर कांग्रेस राजनीति भी करेगी और कांग्रेस यहाँ पर लोगों को बताएगी कि कांग्रेस किस तरीके से उत्तराखंड में काम कर रहा है और भाजपा के द्वारा किन किन बातों को नजरअंदाज करके चला जा रहा है और कानून व्यवस्था तो भाजपा में बिल्कुल नग्न है। इसी के लिए हमारे साथ बात करने के लिए प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज मौजूद हैं। तो सबसे पहले मैं करण महाराज से एक बार बात करके बताना चाह रहा हूँ कि सर यह जो हम उत्तराखंड में 10 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, तो इसमें क्या कार्यक्रम का वजूद क्या रहेगा? देखिए 10 दिवसीय कार्यक्रम नहीं है, ये कम से कम 50 दिन का होगा और ज्यादा भी हो सकता है। उन्होंने राहुल गांधी जी ने इच्छा जताई है कि कार्यक्रम बड़ा करिए, लंबा करिए और इसको पदयात्रा के रूप में होना चाहिए और उन्होंने ये इच्छा जताई है कि वो वॉलेंटरी 10 दिन इस यात्रा में खुद भी सम्मिलित रहेंगे। और उनके जो विषय हैं, दोनों विषय बहुत महत्वपूर्ण उनकी नजर में है। एक अग्निपथ योजना, जिसमें उनका ये कहना है कि युवाओं के साथ तो छल हुआ ही है, भारत की फौज को कमजोर किया गया और जिसके नतीजे आने वाले युद्ध में दिखाई देंगे, ये उनका साफ साफ कहना था। और उन्होंने मजबूरियां भी बताई थी और हम नहीं ध्यान दे पाए थे, उस बारे में भी उन्होंने खुद के बताया कि सरकार ने जो ऑफिसर्स को विशेष सुविधा देने के लिए जो सेम पेंशन स्कीम लागू की है, इसका जवानों को कोई फायदा नहीं दिया है और कुछ अन्य कारण भी हैं जिसकी वजह से फाइनेंशियली डिफेंस कमजोर हुआ है और उसके तहत मजबूरी में अग्निपथ योजना सरकार लाई है और इसके भी उतने ही गंभीर परिणाम होंगे जो रक्षा में हुए हैं।
एक यूक्रेन जैसा छोटा सा राज्य देश जो है वो रसा उसको नहीं जीत पा रहा है, इतने दिनों में कंट्रोल नहीं कर पा रहा। यही नतीजे भारत में आने वाले युद्ध में देखने को मिलेंगे। इसलिए वो चाहते हैं कि इस यात्रा को हम उत्तराखंड से लें। उनका ये मानना था उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान जैसे कुछ प्रदेश हैं जो सब सर्वाधिक प्रभावित इससे होंगे, क्योंकि हर घर से यहाँ फौजी है और कुमाऊं रेजिमेंट, गढ़वाल रेजिमेंट, बस नागा, गोरखा रेजिमेंट इत्यादि यहाँ बहुतायत में है। और लोग ये चाहते हैं कि इसमें हम उनको बताएं कि क्या इसमें दिक्कतें हैं और इस यात्रा को हम समर्पित करेंगे अग्निपथ योजना पे। और दूसरा, अंकिता भंडारी मर्डर केस के साथ साथ जो बेटियों और महिलाओं के साथ जो अन्याय इस राज्य में हो रहा है, हर 24 घंटे में एक बेटी का बलात्कार होने की बात रिपोर्ट्स में आ रही है, उन रिपोर्ट के आधार पर हम इस यात्रा को प्रस्तावित कर रहे हैं। और ये यात्रा लगभग 50 से 60 दिन की यात्रा होगी, जिसमें 10 दिन राहुल गांधी जी स्वयं उपस्थित रहेंगे। हमारा शीर्ष नेतृत्व एआईसीसी का इसमें उपलब्ध रहेगा और कहीं कहीं प्रियंका गांधी जी भी इसमें आएंगे। वही सर, दुष्यंत गौतम का स्पष्ट रूप से कहना है कि उत्तराखंड में जो राहुल गांधी की पद यात्रा ये अपना अस्तित्व बचाने को लेकर चल रही है। दुष्यंत गौतम जी को नींद से जाग जाना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। राहुल गांधी की एक यात्रा जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक गई थी, उसने इनका हिमाचल हिलाया, इनका कर्नाटका हिलाया और पूरी बीजेपी को हिलाया। इस कदर हिलाया कि वो राहुल गांधी के पीछे ऐसे पड़ गए कि उनकी सदस्यता छीन ली, क्योंकि उन्होंने सदन में जो तेवर अपनाए थे, 20,000 करोड़ रुपया आखिर किसका है जो अडानी की कंपनी में लगा। कहा कैसे ही सरकार ने एक मरे हुए केस को दोबारा पुनर्जीवित कराया गुजरात में और उस पर सर्वाधिक सजा देने का काम किया, उनकी सदस्यता छीनी। तो अगर राहुल गांधी से इतना ही घबरा रहे हैं तो दुष्यंत गौतम को इस तरीके के बयान देने ही चाहिए। मुझे उम्मीद थी कि बीजेपी की तरफ से इस तरीके के बयान आएंगे और हमारे जो हमारा अनुभव कहता है या जो हमारे को उम्मीद थी, उसी उम्मीद के अनुसार बीजेपी ने अपना बयान दिया है। जी ठीक है यशराज, तो हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस एक्सक्लूसिव बातचीत को सुनाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो यशराज हमारे साथ जुड़े हुए थे और उन्होंने करण महारा के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत भी की और करण महारा भी ये बड़ी जानकारी देते हुए नजर आए कि राहुल गांधी की जो यात्रा है वो 10 दिन की नहीं बल्कि 50 दिन की भी हो सकती है। उधर देहरादून में शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने उत्तराखंड अर्बन सेक्टर डेवलपमेंट एजेंसी के विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की है और इस दौरान मंत्री ने विकास कार्यों में जुटी एजेंसियों को सभी काम तय समय सीमा के अंदर पूरा करने के निर्देश दिए। मंत्री ने कहा कि देहरादून में टीएचडीसी तथा यमुना कॉलोनी के विकास कार्यों को मई 2024 तक पूर्ण किया जाए और इसके अलावा बाकी कार्यों को जून 2025 तक पूर्ण किया जाए। शहरी विकास मंत्री ने एजेंसी द्वारा ऋषिकेश के लिए प्रस्तावित 1600 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की भी समीक्षा की और इसके लिए जर्मन बैंक के साथ एमओयू भी हस्ताक्षर किए जा चुके हैं। देखिए, उसदा के जो प्रोग्राम हमारे पहले से आउटगोइंग है उसमें मुख्य रूप से आपका बंजारा वाला पैकेज 1, पैकेज 2, पैकेज 3, टीएचडीसी एंड यमुना कॉलोनी, रायपुर एरिया और नैनीताल का सीवरेज सिस्टम में कुछ काम हमारे अभी चल रहे हैं। ये कुल मिला के 819 करोड़ 77 लाख के काम है और इससे पहले एक बार मैंने स्थलीय निरीक्षण भी किया था बंजारा। देहरादून में राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रेस वार्ता की है और इस दौरान निर्वाचन आयोग ने 21 जुलाई से 21 अगस्त तक राज्य में 1 महीने का सघन अभियान चलाए जाने की जानकारी दी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि निर्वाचन आयोग ने सभी बीएलओ को ये निर्देशित किया है कि घर घर जाकर सभी मतदाताओं का सत्यापन किया जाए और इस सत्यापन अभियान के दौरान जिन लोगों के अब तक वोटर कार्ड नहीं बनवाए गए हैं या वोटर कार्ड में नाम नहीं चढ़ पाए हैं उनके भी वोटर कार्ड बनवाए जाएं। साथ ही जिन वोटर कार्डों को संशोधन की आवश्यकता है उनके संशोधन भी इस दौरान जरूर किए जाएंगे। भारत निर्वाचन आयोग से हम लोग का शेड्यूल प्राप्त किया गया है विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम स्पेशल समरी रिवीजन की। इसमें जो प्री रिवीजन एक्टिविटीज़ था हम लोग जितना हमारा बीएलओस थे और ईआरओ एईआरओ को ट्रेनिंग करना था, हमारा कार्यालय द्वारा जो प्रिपरेटरी एक्टिविटी करना था हम लोग कर चुका है। अभी बीएलओस द्वारा डोर टू डोर वेरिफिकेशन के लिए 21 जुलाई 2023 से लेकर 21/8/2023
23 तक लगभग 1 महीना का डोर टू डोर सर्वे करेंगे। उधर उत्तराखंड के कोटद्वार में भारी बारिश के कारण मालन पुल के टूटने को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो चुकी है और पहले विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण द्वारा इस पर गहरी नाराजगी व्यक्त की गई थी और इसके बाद कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने पुल टूटने की जांच के आदेश दिए हैं। कैबिनेट मंत्री ने पुल के गिरने की वजह की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है और साथ ही सतपाल महाराज ने कहा है कि जब तक पुल नहीं बन जाता तब तक लोगों की आवाजाही के लिए वैकल्पिक मार्ग खोले जाएं। राज्य भर में काफी सड़कें अवरुद्ध हैं जिन्हें जल्द से जल्द खोला जाएगा। तो ऋतु खंडूरी और सतपाल महाराज के बीच ये आरोप और प्रत्यारोप और बयानबाजी का सिलसिला देखने को मिल रहा है। और फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए जनता टीवी।